अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं आसिफा महफूज और मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म और उनके चीनी हम मनसब ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तावन में सीपैक मनसूबों को मरकजी अहमियत देने का अज़्म जाहिर किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस्लामी तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के साथ फ़ायदेमंद शराकतदारी मुतासरीन सैलाब की मदद में मुआविन साबित होगी। पाकिस्तान और जर्मनी ने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर ने GSP प्लस समेत यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान जारी ताउन के मयार को सराहा है। पेरिस में नए मालियाती मुआहिदे के सरबराह इजलास में तरक्की पजीर मुल्कों पर कर्जों का दबाव कम करने के इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने बड़ी ताकतों पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुतनाज़ और अपनी जोग्राफियाई सियासत का निशाना न बनाएं। वज़ीर दिफा ने अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामी में पाकिस्तान का जिक्र करने पर शदीद तनकीद की है। वज़ीर दाखिला ने कौमी असम्बली को बताया कि इंसानी स्मगलिंग के गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा है कि मिना में क़याम के दौरान पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल अज़हा के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए 3 खसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में आज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के बारे में हाई कमिश्नर ने इसराइल पर जोर दिया है कि वह मकबूजा मगरबी किनारे में फौरी तौर पर तशद्दुद बंद करे। कराकोरम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज गिलगित में शुरू हुई। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए सीपैक मनसूबों को अहमियत देने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली कीक्योंग के दरमियान पेरिस में नए आलमी मालियाती मुआहिदे के सरबराह इजलास के मौके पर एक मुलाकात में हुआ। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के तबादले जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। उन्होंने मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर काम करने के पुख्ता अज़्म का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म ली ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद है और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात के बायस वो एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि करीबी हमसाये और आइनी भाई की हैसियत से पाकिस्तान को चीन की हमसायगी में खुसूसी पोजीशन हासिल है और चीन पाकिस्तान के अहम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए चीन के गैर मुतज़लज़ल ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामी तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के साथ मुफीद शराकतदारी मुल्क के सैलाब ज़दगान की मदद में बड़ी हद तक अहम साबित होगी। उन्होंने आज पेरिस में नए आलमी मालियाती मुआहिदे के बारे में सरबराह इजलास के मौके पर बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद अली यासिर से मुलाकात में कहा कि इदारे की मदद हुकूमत के पायदार तरक्याती मकासद में मुआविन साबित होगी। वज़ीर आज़म और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर ने मुख्तलिफ जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का नोटिस लिया और ताउन के नए मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इस साल 9 जनवरी को जनीवा में क्लाइमेट रिज़िलिएंट पाकिस्तान के उन्वान से आलमी कॉन्फ्रेंस में बैंक की शिरकत पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से डॉक्टर अली यासिर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान को सैलाब के बाद बहाली के लिए 4 अरब 20 करोड़ डॉलर इमदाद की फराहमी से मुतालिक इस्लामी तरक्याती बैंक के ऐलान को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने इतने बड़े पैमाने पर माली मदद फराहम करने पर डॉक्टर अली यासिर के ज़ाती और कायदाना किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर अली यासिर को मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को कौमी धारे में लाने और गैर मुल्की सरमायाकारों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए एक ही जगह पर तमाम सहूलतों की फराहमी के लिए हाल ही में तश्कील दी गई खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के बारे में बताया।
पाकिस्तान और जर्मनी ने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में इजाफे पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक राय वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के दरमियान पेरिस में नए आलमी मालियाती मुआहदे के बारे में सरबराह इजलास के मौके पर एक मुलाकात के दौरान हुआ। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासिरा अफराद के लिए पाकिस्तान को 16 करोड़ 30 लाख यूरो की माली इमदाद फराहम करने पर जर्मनी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने जर्मनी की तरक्की को हमेशा एक मिसाल समझा है और जिस तरीके से उसने अक़वाम आलम में अपना मकाम बनाया है वो भी तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक मिसाल है। जर्मनी चांसलर ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ब्राज़ील के सदर से भी मुलाकात की और आलमी मालियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर पेरिस में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ब्राज़ील के दरमियान मुख्तलिफ कसीरुलजहती फोरम्स पर बाहमी ताउन पर इजहार इत्मीनान किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे में ब्राज़ील की महारतों से सीखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़रई शोबे में ब्राज़ील की तकनीकी तरक्की से फ़ायदा उठाना चाहता है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर एर्सलन डैरिल वैंडर्ट से मुलाकात की और सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली और तामीर नौ के लिए यूरोपीय इदारों के करीबी ताउन के साथ जारी काम रखने के लिए पाकिस्तान का अज़्म जाहिर किया। GSP प्लस की अहमियत का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि ये मुआहिदा दुरुस्त राह पर है जिसके लिए सियासी अज़्म पुख्ता है। इस मौके पर यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर ने गुज़िश्ता साल के सैलाब से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करते हुए ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान GSP प्लस समेत जारी ताउन की तारीफ की है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनीवा में रेज़िलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में फ़ाल शमूलियत के अलावा सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली और तामीर नौ में यूरोपीय यूनियन के भरपूर ताउन का इतराफ़ किया है। एक ट्वीट में उन्होंने यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर के साथ बातचीत को इंतहाई सूदमंद करार दिया क्योंकि मुलाकात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि GSP प्लस से हमारी बरामदात में इजाफा हुआ और इससे हमारी मईशत मजबूत हुई। इत्तलात और नशरियात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानी पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। वो इक्तसादी तरक्की के लिए बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। पेरिस में मुकीम पाकिस्तानियों के वफ़द के अरकान से मुलाकात में उन्होंने कहा समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ की बसीरत अंगेज़ क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। कम्युनिटी मेंबरान ने मुल्क में आम आदमी को सहूलत देने के हवाले से PML नून की काविशों को सराहा। नए मालियाती मुआहदे का सरबराह इजलास बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम और तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों का बोझ कम करने की तजवीज़ के साथ आज पेरिस में इख्तिताम पजीर हो गया। मेज़बान मुल्क फ्रांस ने कॉन्फ्रेंस को समझौता साजी की मशक करार दिया। कॉन्फ्रेंस बढ़ते हुए मालियाती चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए मुनक़्क़िद की गई। साथ ही ये भी मुतनब्बे किया गया कि आलमी मौसमियाती तब्दीली से निमटने का इन्हिसार तरक्की पजीर ममालिक में साफ तवानाई पर ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी पर है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जमहूरिया कोरिया और श्रीलंका के साथ दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने के लिए तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार सुबकदोश होने वाले जमहूरी कोरिया के सफ़ीर सौ सोंगप्यू और श्रीलंका के सुबकदोश हाई कमिश्नर मोहन विजय विक्राना से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे अलग अलग मुलाकात की। जमहूरिया कोरिया के सुबकदोश सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए सदर ने कहा कि कारोबार और सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के दरवाजे तमाम दोस्तों और शराकतदारों के लिए खुले हैं और खुसूसन कोरिया के सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए खुशामदीद कहा जाएगा। श्रीलंका के सुबकदोश होने वाले हाई कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए सदर ने कहा कि पाकिस्तान पाक श्रीलंका आज़ाद तजारती मुआहदे के तहत श्रीलंका के साथ इक़्तिसादी ताउन और तजारती ताल्लुकात में इजाफा चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को सार्क को फ़ाल बनाने के लिए किरदार अदा करने के अलावा गुर्बत से जंग, फ़रोग़ अमन, माशी तरक्की, खुशहाली और खित्ते के मफाद के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو متنازعہ اور اپنی جغرافیائی سیاست کا نشانہ نہ بنائیں۔ آج قومی اسمبلی میں امریکی صدر جو بائیڈن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اس ناسور کو سنجیدہ لینا چاہیے، کیونکہ صرف اجتماعی کوششوں سے ہی کرۂ ارض سے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ دنیا کی توجہ دہشت گردی سے یوکرین تنازع کی جانب منتقل ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے اور ہم نے دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اپنے لوگوں کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کرے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ ہمارا جو فلڈز کا ریکنسٹرکشن ہے وہ ہمارا بجٹ میں اب شامل ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے تو بہت مشکل ہوتا نہ صرف اپنے عوام کو جواب دینا، پاکستان کے عوام کو جواب دینا، مگر دنیا بھر کو جواب دینا۔ اس لیے جو پچھلے سال ہمارے ہاں یہ قدرتی آفت ہوا، یہ تاریخ میں اس قسم کا مثال نہیں ہے، اور باقی ہی اس دوران پاکستان کی پوری حکومت نے مل کے کام کیا، ایک ہو کے کام کیا۔ وزیر اعظم نے خود اس ملک کا ہر سیلاب متاثر علاقہ کا دورہ کیا۔ فوجی عدالتوں میں سول مقدمات چلانے سے متعلق وزیر خارجہ نے کہا کہ فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگار پر حملوں میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے امریکی صدر جو بائیڈن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں پاکستان کا ذکر کرنے پر شدید تنقید کی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یاد دلایا کہ یہ نریندر مودی ہی تھے جنہوں نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کرایا، اور ان مظالم کے جواب میں اس وقت مودی کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو بدستور نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ کشمیر میں سال گزر گئے ہیں کہ وہاں کے لوگ ایک انڈکلیئرڈ کرفیو یا انڈکلیئرڈ ایک قسم کی ایسی ریسٹرکشنز جو انسانی حقوق کی سریحن خلاف ورزی ہیں ان کے تلے رہ رہے ہیں وہاں پہ، اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے کشمیر کی وہ نہ صرف سال بلکہ دہائیوں سے قید میں اس وقت اپنی زندگیاں گزار رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا پاکستان آج افغان جنگ میں فرنٹ لائن ریاست کا کردار ادا کرنے کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی پاکستان میں اس لیے شروع ہوئی کیونکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلی حکومت جو بھی بنائے اسے امریکہ اور ہمسایہ ملکوں سے تعلقات مضبوط بنانے چاہیے۔ پاکستان کو اپنی بہترین جغرافیائی حیثیت کے باعث بھرپور تصویراتی کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آج قومی اسمبلی کو بتایا کہ انسانی اسمگلنگ کے گھنونے جرائم میں ملوث عناصر کو عبرتناک سزائیں دینے کے لیے بعض قوانین میں ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ انہوں نے آج ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 5 سال کے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق متعلقہ قوانین میں بعض نقائص کے باعث ان سنگین جرائم میں ملوث کسی بھی فرد کو سزا نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 12 پاکستانی اس حادثے میں زندہ بچے ہیں۔ 82 ڈیڈ باڈیز ابھی تک ریکور ہوئی ہیں، اور فورینزک لیبارٹری اور نادرا کے ذریعے سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جو کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک پاکستان میں 281 فیملیز نے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو پیارے ہیں یا ان کے جو بچے ہیں وہ اس حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں باقاعدہ ریسکیو کیمپ کر دیے گئے ہیں، ان تمام فیملیز کے ساتھ رابطہ کیا جا چکا ہے، اور بھرپور طور پہ کوشش ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل مکمل ہو تو ان ڈیڈ باڈیز کو لایا جا سکے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں تقریباً 350 پاکستانی تارکین وطن سوار تھے۔ وزیر داخلہ نے ایوان کو بتایا کہ 193 خاندانوں کا DNA لے لیا گیا ہے اور حادثے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ توقع ہے کہ کمیٹی کی جانب سے تفصیلی سفارشات تیار کی جائیں گی جن کی بعد میں حکومت پاکستان منظوری دے گی۔
वज़ीर दाखिला ने इस मसले से मौसर अंदाज में निपटने के लिए हुकूमत के अज़्म की तस्दीक करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। इससे कबल डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को निज़ामुल औकात के मुताबिक लोड शेडिंग करने की हिदायत की। उन्होंने ये हिदायत रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान की जानिब से शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के बायस अवाम को दरपेश मसाइल को उजागर करने पर दी। वफाकी तालीम के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गुज़िश्ता हुकूमत ने मुतादिद बिजली घरों के क़याम के ज़रिए लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। आबी वसाइल के वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि हमें कोयले, पन बिजली, हवा और शमसी तवानाई के मौके से इस्तेफादे के लिए तवज्जो मरकूज करना होगी ताकि सस्ती बिजली पैदा की जा सके। बाद में ऐवान का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मजहबी अमूर के वजीर तलहा महमूद ने कहा है कि मिना में पाकिस्तानी आज़मीन हज को तमाम मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। अलबैत गेस्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मारूफ हज खिदमात फ्राहम कुनिंदा उसामा दानिश से मुलाकात के दौरान सेनेटर तलहा महमूद ने पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए नए मिना में ज़्यादा से ज़्यादा जगह का बंदोबस्त किया जाए। वजीर ने उसामा दानिश से कहा कि पाकिस्तानी आज़मीन हज को पाकिस्तानी जायके के मुताबिक मेयारी खाने भी फ्राहम किए जाएँ। उसामा दानिश ने आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फ़हमी यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल अज़हा के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए 3 खसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान रेलवे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के मुताबिक पहली ईद ट्रेन पीर को कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी, दूसरी ट्रेन मंगल को लाहौर से कराची रवाना होगी, जबकि तीसरी ईद ट्रेन ईद उल अज़हा के बाद अगले माह की 3 तारीख को लाहौर से कराची तक चलाई जाएगी। सिंध के गवर्नर कामरान खान टसूरी ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क को माशी बहरान से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने ये बात कराची में मुख्तलिफ ममालिक में तैनात कौंसिल जनरल्स के एजाज में एक इस्तकबालिये में कही। गवर्नर ने कहा कि बैरून मुल्क रिहाइश पजीर तमाम पाकिस्तानियों के लिए यही वक्त है कि वह आगे आएँ और मुल्क के माशी बहरान को हल करने में अपना किरदार अदा करें। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने कहा है कि जॉर्जिया और सिंध जुड़वा सूबे माहिदे से कारोबार और सरमायाकारी की राहें खुलेंगी। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार एटलांटा में जॉर्जिया के मशहूर थिंक टैंक ग्लोबल एटलांटा के ज़रिए एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने आज अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने इन नौजवानों को मुजहल के इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इत्तलात तक ऑपरेशन जारी था। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक की तरफ से आज बेवाओं के आलमी दिन पर जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी खवातीन भारतीय फौजियों, पुलिस और बदनामे ज़माना एजेंसियों के हाथों जुल्म और सितम का मुसलसल शिकार हैं। रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी की वजह से जनवरी 1989 से अब तक 22,960 खवातीन बेवा हो चुकी हैं, क्योंकि उनके शोहरों को भारतीय फौजियों ने शहीद किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 22,000 खवातीन निस्फ बेवाओं के तौर पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये इस्तिलाह उन खवातीन के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनके शोहरों को गुज़श्ता 34 बरसों के दौरान हिरासत में लापता किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2001 से अब तक 683 खवातीन को शहीद किया जा चुका है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि कश्मीरी खवातीन को भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर निशाना बनाया जाता है। उधर काबिज इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को आज भी घर में नजरबंद रखा और उन्हें मुसलसल 200वें हफ्ते भी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया। मीर वाइज 5 अगस्त 2019 से घर में ही नजरबंद हैं। उधर वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे वाशिंगटन के खिलाफ एहतजाज के लिए डिजिटल इश्तिहारी ट्रकों का इस्तेमाल किया। ये ट्रक कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस के अलावा दीगर वफाकी इमारतों और गैर मुल्की सिफारतखानों के इर्द गिर्द घूमते रहे। इंसानी हकूक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद रोके। एक तहरीरी बयान में उन्होंने कहा कि इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में अपनी पॉलिसी और इक़दामात की आलमी इंसानी हकूक़ के मेयारात के मुताबिक तश्कील नौ करे।
انہوں نے خبردار کیا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں رواں ہفتے شروع ہونے والا تشدد قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جس کو مسلسل سیاسی بیان بازی سے ہوا دی جا رہی ہے، اور اسرائیل کی جانب سے جدید فوجی ہتھیاروں کے استعمال پر یہ تشدد مزید پھیل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے قرضوں میں رعایت کے طریقہ کار پر زور دیا ہے، جس سے ادائیگیوں کی معطلی، طویل قرضوں کے حصول کے لیے شرائط و ضوابط اور کم شرح کو معاونت حاصل ہو تاکہ غریب ملکوں کے لیے قرضوں کا حصول آسان بنایا جا سکے۔ پیرس کی مالیاتی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک قرضوں کے بوجھ اور اس کے سود میں جکڑے ہوئے ہیں، جس سے وہ اپنی معیشتوں کے احیاء میں ناکام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایندھن کی سبسڈی ختم کرنے اور متاثرہ ممالک کے لیے ماحولیاتی توازن بڑھانے کی اپنی اپیل دہرائی۔ اسپین کے کینری جزائر کے قریب بحر اوقیانوس میں کشتی الٹنے سے 30 سے زائد تارکین وطن ڈوب گئے ہیں اور 227 کو بچا لیا گیا ہے۔ ہسپانوی حکام کے مطابق یہ تارکین وطن بحر اوقیانوس میں کشتیوں پر سفر کر رہے تھے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے، وقت ہے اب کھیلوں کی خبروں کا۔ آج گلگت کے لالک جان اسٹیڈیم میں قراقرم انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائندے شیر محمد سے۔ باکسنگ چیمپئن شپ میں 10 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 13 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جس میں UK، تنزانیہ، جرمنی، افغانستان، نائجیریا، فلپائن، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے کھلاڑی شامل ہیں۔ آج مقامی 18 کھلاڑیوں کی آپس میں فائٹنگ ہوگی، جبکہ ہفتے کو بین الاقوامی کھلاڑیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ مرکزی مقابلہ عثمان وزیر اور تنزانیہ کے کھلاڑی کے درمیان ہوگا۔ وکٹ کیپر محمد حارث 15 میچوں پر مشتمل ACC مردوں کے ایمرجنگ ایشیا کپ 2023 کی 8 ٹیموں میں پاکستان شاہینز کے کیپٹن کے طور پر قیادت کریں گے، جو 14 سے 23 جولائی تک سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ ٹیم کی 12 جولائی کو کولمبو میں روانگی سے قبل عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد 3 جولائی کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں تربیتی کیمپ ہوگا، جو پورا ہفتہ جاری رہے گا۔ شاہینز جو دفاعی چیمپئن ہیں، انڈیا اے، نیپال اور سری لنکا اے کے ساتھ گروپ اے میں شامل ہیں، جبکہ گروپ بی میں افغانستان اے، بنگلہ دیش اے، عمان اور عرب امارات شامل ہیں۔ دونوں گروپ میں سے فاتح ٹیمیں سیمی فائنل کھیلیں گی، جس کے بعد فائنل ہوگا۔ شاہینز 14 جولائی کو نیپال کے خلاف اپنا میچ کھیلیں گے، جس کے بعد 16 جولائی کو انڈیا اے اور 18 جولائی کو سری لنکا اے کے ساتھ میچ کھیلیں گے۔ 22 سالہ حارث، جنہوں نے 5 ایک روزہ اور 9 T20 میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، پہلی بار شاہینز کی قیادت کریں گے۔ زمبابوے کرکٹ نے کرکٹ کے نئے باصلاحیت کھلاڑیوں کی تلاش کے لیے آج ایک افتتاحی تقریب میں T10 گلوبل سپورٹس اور لاہور قلندرز کے ساتھ اشتراک کا اعلان کیا ہے۔ اس اشتراک کے حصے کے طور پر زمبابوے کرکٹ زمبابوے میں کھلاڑیوں کی ترقی کے افتتاحی پروگرام کا آغاز کرے گی، جس کا مقصد ایسے باصلاحیت کھلاڑیوں کو تلاش کرنا ہے جو مستقبل میں بہترین کھلاڑی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لاہور قلندرز کے چیف آپریٹنگ آفیسر نے کہا ہے کہ کرکٹ کے مستقبل کے بہترین کھلاڑیوں کی تلاش کے لیے T10 گلوبل سپورٹس اور زمبابوے کرکٹ کے ساتھ اشتراک سے ہم انتہائی خوش ہیں۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مساق معیشت وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات کو فروغ دے کر قومی معیشت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے قومی معیشت میں بہتری کے لیے تجارت کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر احسن ظفر بختیاری نے خوراک کے ادارے کی جانب سے متعین معیارات پر عمل درآمد میں تاجر برادری کی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کے تعاون سے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام ہوٹلوں اور ریستورانوں کے عملے کے لیے تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوڈ اتھارٹی اور ریستورانوں سمیت تمام متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو صاف ماحول میں صحت مند غذا فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس مطلوبہ معیارات کو پورا کرنے کے لیے خوراک کی صنعت سے متعلقہ عملے کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ خوراک کا شعبہ انتہائی اہم ہے اور حکومت فوڈ اتھارٹی کے قیام کے لیے اقدامات کیے ہیں جو خوراک کے معیارات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 86 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 40,065 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 136 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 116 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 283 रुपये 88 पैसे और कीमत फरोख्त 290 रुपये 12 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 360 रुपये 78 पैसे और 368 रुपये 82 पैसे, यूरो 311 रुपये 2 पैसे और 317 रुपये 30 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपये 59 पैसे और 77 रुपये 43 पैसे, UAE दिरहम 77 रुपये 80 पैसे और 79 रुपये 1 पैसा, जापानी येन 1 रुपये 98 पैसे और 2 रुपये 2 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,86,043 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,65,218 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 98,301 मीट्रिक टन बरामदी और 66,917 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल बच्चों को फ़नून की तालीम और तरबियत फ्राहम करने के लिए एक समर कैंप लगाएगी। अलहमरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद सलीम सागर ने एक बयान में कहा कि ड्राइंग समर कैंप अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में आइंदा माह की 4 तारीख से 3 अगस्त तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि समर कैंप थिएटर, गुलकारी, कथक डांस और ड्राइंग में तरबियत देने के लिए लगाए जाएंगे। सलीम सागर ने कहा कि थिएटर, गुलकारी और कथक डांस के लिए कैंप अलहमरा मॉल रोड पर आइंदा माह की 10 तारीख से 10 अगस्त तक जारी रहेगा। 3 मारूफ हिदायतकारों की नई आने वाली फिल्म तेरी मेरी कहानियां ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म तेरी मेरी कहानियां 3 मुख्तसर कहानियों का इम्तिजाज है, जिसमें मुतादिद किरदार शामिल हैं। ये फिल्म अपनी नौयत का पहला तजुर्बा है जिसमें एक ही कहानी पर इक्तफा करने की बजाय 3 कहानियों के मजमूए के इंतखाब को तरजीह दी गई है। फिल्म के नुमाया अदाकारों में वहाज अली, महविश हयात, शहरियार मुनव्वर, मानी हिरामानी, रिमशा खान शामिल हैं, जबकि फिल्म के हिदायतकार नबील कुरैशी, नदीम बेग और मरीना खान हैं। रेडियो न्यूज बुलेटिन में अब हम शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। एक नई आलमी तहकीक से पता चला है कि दुनिया में हर मुल्क में अगर ज़ियाबतीस की रोकथाम के लिए कुछ ना किया गया तो आइंदा 30 साल में ज़ियाबतीस की शरह में इजाफा होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्युएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के मुहक्किकीन की तहकीक से पता चला कि इस वक्त दुनिया में 52 करोड़ 90 लाख अफराद ज़ियाबतीस में मुब्तला हैं और 2050 तक ये तादाद दुगना होकर तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ हो जाएगी। मरीजों की अक्सरियत टाइप 2 ज़ियाबतीस का शिकार है, जो मोटापे से मुंसलिक है और इसकी बड़े पैमाने पर रोकथाम की जा सकती है। आलमी सतह पर इसके मरीजों की तादाद हर मुल्क में यकसा नहीं है, बल्कि बाज़ ममालिक और खित्ते इससे बुरी तरह मुतासिर हैं। एक नामवर मुहक्किक ने कहा कि ज़ियाबतीस की शरह इंतहाई तेजी से बढ़ रही है, जो न सिर्फ बाइसे तशवीश है बल्कि ये सेहत के लिए हर आलमी निज़ाम के लिए चैलेंजिंग है और इससे अमराज कल्ब और फालिज जैसे दीगर बड़े अमराज जन्म लेते हैं। तहकीकारों ने सूरज की रोशनी की मदद से सनतों से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की आलूदगी से पाक तवानाई में तब्दील करने का अमली मुजाहिरा किया है। और अब मौसम। कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे ने तमाम मुत्तलिका वफाकी और सूबाई महकमों को हिदायत की है कि प्री मानसून तूफान बादोबारों की पेशगोई के पेश नज़र हिफाजती इकदाम यकीनी बनाए, क्योंकि इतवार से मुल्क के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशें भी मुतवक्के हैं। NDMA ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि प्री मानसून बारिशों के दौरान तेज आंधी चलने की पेशगोई की गई है, क्योंकि मौसमियाती निज़ाम कल रात से बहरा अरब में मरतूब सिलसिला साथ ला रहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद में बारिशों और शदीद आंधी की पेशगोई की है। ताहम 27 और 28 जून के दौरान सिंध में बारिश और तेज आंधी चलने और बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। शदीद बारिशों से डेरा गाजी खान, राजपुर और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान के गिरदोनवा में तुग़यानी आ सकती है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात राशिद बिलाल से।
موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہا۔ اس وقت کشمیر، شمال مشرقی بلوچستان، وسطی بلوچستان کے بعض علاقوں میں مطلع ابر آلود اور چند مقامات پر بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوٹھوار، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک سے بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی 49 اور دالبندین میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 41، مری 27، لاہور 42، کراچی 36، پشاور 44، کوئٹہ 40، مظفر آباد 41، گلگت 44، اسکردو 36، سری نگر 35، جموں 38، لیہ 30، پلوامہ 35، اننت ناگ 32 اور شوپیاں میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور ان کے چینی ہم منصب نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں سی پیک منصوبوں کو مرکزی اہمیت دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسلامی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے ساتھ فائدہ مند شراکت داری متاثرین سیلاب کی مدد میں معاون ثابت ہوگی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک کنول شمیم، مدیر فورن ڈیسک چودھری محمد جواد اصغر، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ اور مجاہد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔